तो कैसे हो मेरे दोस्त। तो राधे राधे आप सबको। आज 21 जनवरी और आज का फर्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फेडरल बैंक से रिलेटेड। तो फेडरल बैंक एक हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और जिसका एक अपना वर्चुअल एआई असिस्टेंट है जिसका नाम है फ्रेडी। तो उसने अपने हेड्स ज्वाइन करे हैं भाषिनी के साथ, जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एआई पावर्ड लैंग्वेज टूल है, जिसके द्वारा हमने देखा था कि अभी रिसेंटली ई श्रम पोर्टल में भी भाषिनी जो एआई टूल है उसको इंटीग्रेट करा गया था, ताकि ई श्रम क्या है बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जो भी स्कीम्स वगैरह है वो आप तक पहुंच जाएगी ई श्रम पोर्टल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। तो उसके अंदर क्या था कि जितनी भी अलग अलग स्टेट्स में हमारे ई श्रम के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स रहते हैं उन सबको उनकी वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिले। तो सिमिलरली जो फेडरल बैंक है उसका जो एआई का वर्चुअल असिस्टेंट है फ्रेडी नाम का, उसने भी भाषिनी के साथ कोलैबोरेट करा ताकि उनको भी वर्नैकुलर लैंग्वेज का सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट बात करेंगे टेनिस में। कार्लोस अल्कराज सर का तो नाम सब जानते ही है। तो बेसिकली इन्होंने जैक सिनर को हराया और इन दोनों की कंट्रीज के बारे में हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो जो कार्लोस अल्कराज है ही इज फ्रॉम स्पेन और जो जैक सिनर है ही इज फ्रॉम इटली। नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया हैज बिकम एन एफिलिएट मेंबर ऑफ IMDRF इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। अब हमने रिसेंटली बात करी थी WHO ने भी एक बी डेविस करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा था। वो भी एक तरीके की वेबसाइट है जिसमें आपको ऑल ओवर द ग्लोब कोई भी अगर मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग वो किस लिए यूज़ होती है और अगर उसको आपको प्रोक्योर करना है तो आप वो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए वाला प्लेटफॉर्म था बी डेविस। और अभी हम बात करें इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फॉरम। इसमें नाम पर ही अगर जाए तो रेगुलेटर्स का फॉरम है। तो इंटरनेशनली जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो भी इसके पार्ट है तो उनके जो रेगुलेटर्स है, जैसे हमारे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फार्मर वेलफेयर और इसके अलावा भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो रेगुलेटर्स है सेपरेट रेगुलेटर्स है, तो इन सबका एक फॉरम बनाया जाएगा ताकि आपस में अच्छे से कोई भी डिस्कशन वगैरह कर सके और कोई भी अगर थॉट्स है वो भी आपस में शेयर कर सके। और क्या है उससे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट विल ओपन डोर टू इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज फॉर रिलायंस एंड कोलैबोरेशन विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में, जिसका इंडिया एक मेंबर बन चुका है। तो आई एम सॉरी आज मेरी आवाज़ तक से नहीं आ रही होगी, अभी तक मेरी नोज जो है वो ओपन नहीं हुई, अभी ब्लॉक ही है। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट इंडीज के लेजेंडरी प्लेयर ड्वेन ब्रावो जो है ये अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स और ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो T20 टेस्ट वनडे और सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से ये अब रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे द मेजर एटमॉस्फेरिक चिकनॉफ इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेटरी वॉज इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर अजीत के मोहती सर एट हार्ले लद्दाख। अजीत के मोहती सर हमारे जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके भी चीफ एडवाइज़र है और हमने रिसेंटली न्यूज़ भी देखी थी। इनकी जो कमेटी है इसके अंतर्गत टी वी सोमनाथन सर भी आते हैं जो कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर हिमांशु पाठक सर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICRISAT भी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर 5 more years एंड इट विल एंड ऑन 24 अक्टूबर 2029। एंड बेसिकली ये जो करतारपुर साहिब है गुरुद्वारा जो है जो कॉरिडोर है, तो ये बेसिकली इट लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर। नेक्स्ट बात करेंगे आज की न्यूज़ के बारे में। तो आज की न्यूज़ की पहली सबसे बड़ी न्यूज़ है कि एंटिटी लॉकर, जैसे हमारे पास डिजी लॉकर होता है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को एक क्लाउड स्टोरेज पे एक तो सेफली प्रोक्योर भी करता है, अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक वैलिडेट भी करता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो एक्चुअली आपके हाथ में डॉक्यूमेंट होगा वो एक्जैक्टली नहीं होगा, वहाँ पर डिजिटली साइड भी होता है, तो वेरीफाइड होकर ही अथॉरिटीज से आता है। हमें खुद भी कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं होती, हमें बस कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और वो हमें डायरेक्टली उनकी जो रजिस्ट्री है जो भी उनकी डिपॉजिटरी है वहाँ से फैच करके डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो ये जो एंटिटी लॉकर है ये बेसिकली MSMEs के लिए या फिर कोई भी अगर कमर्शियल कोई भी है जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटी है उसके लिए ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। ये भी एक तरीके का वही है कि इससे हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट को स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मिले और वैलिडेशन भी मिले। तो दिस इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज नेशनल ई-गवर्नेंस डिपार्टमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स 10 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो हमें पता है क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो उसमें 10 GB जो है वो इसका एक सिग्निफिकेंट डेटा है जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे UIDAI के बारे में जो कि आधार का जो रेगुलेटर है। तो UIDAI हैज़ जॉइन हेड्स विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू कंडक्ट स्टेक होल्डर्स मीट, जिसका नाम है आधार संवाद विद BSFI फिनटेक एंड टेलकोस कंपनी। अभी क्या क्या होता है कि BFSI बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस एंड
फिनटेक आ जाता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एंड टेलकोज आता है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज। टू फर्दर इनहेंस स्मूथ सर्विस डिलीवरी, आधार फेस ऑथेंटिकेशन की बात करी जाए तो इट हैज़ क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड ऑफ 100 करोड़, 100 करोड़ से भी ज़्यादा बार इसका फेस ऑथेंटिकेशन को यूज़ किया गया है। एंड यूआईडीआई की बात करी जाए तो 2009 में इसकी शुरुआत करी गई थी और इसका स्टैट्यूटरी जो लॉ है वो बना था 2016 में, जिसका नाम है आधार एक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया में अकाउंट फॉर 16% ऑफ कंजप्शन बाई 2015। अगर अब देखा जाए तो इंडिया को बोला जाता है सबसे यंग कंट्री, हाउएवर सबसे पॉपुलेशन तो सारे के सारे रिकॉर्ड्स तो नॉर्मली तोड़ ही देते हैं, बट सबसे ज़्यादा यंग होने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करेंगे कोई भी गुड्स और सर्विसेज होंगे तो, क्योंकि यंग पॉपुलेशन ही होती है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होती है सारी नई नई चीज़ें प्रोडक्ट यूज़ करने की। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, छोटे बच्चे या फिर बहुत बड़े हो जाते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते। वी हैव इनॉर्मस कैपेसिटी टू कंज्यूम मोर एंड मोर गुड्स एंड दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बी इट लोकल बी इट ग्लोबल। तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो किस तरीके से हम देखते हैं ना कि जीडीपी कैलकुलेट होती है, उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फिर होता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये जब चारों को हम ऐड करते हैं तो उसमें एक जो प्राइवेट कंजप्शन वाला जो पार्ट है जो कि हाउस होल्ड कंजप्शन है तो उसमें हम देख सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी देखें तो गवर्नमेंट भी तब एक्सपेंडिचर करेगी ना जब उसको दिखेगा कि इसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तो हमें नेशनली तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ये ग्लोबली भी पूरे वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि हम जाते हैं स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट अवर नेबरिंग स्टेट्स, इफ़ वी वांट टू ग्रो ओवरसेल्फ देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स की भी ग्रोथ को साथ दें, तो उसको भी सपोर्ट करें। इट्स नॉट लाइक यार हमारे साथ वाला तो डूबे लेकिन हम आगे बढ़े। तो एक तो एथिकली भी बहुत रहोगे, मॉरली भी बहुत रहोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट ये प्रैक्टिकली भी बहुत गलत अप्रोच है। अगर आप ग्रो करोगे और साथ वाला ग्रो नहीं करेगा तो आप भी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसके बारे में फिर दोबारा कभी डिस्कस करेंगे और आप भी इसके ऊपर जरूर अपने ध्यान देना। तो बेसिकली जो न्यूज़ है जिस पर हमें गौर करना है वो है कि 16% ऑफ कंजप्शन 2050 तक सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही करेगा। And if we talk about the number of countries, there are more than around 200 countries in the world, and उसमें देखा जाए तो 16% जो है वो अकेला अगर इंडिया करेगा तो आप लगा सकते हो हिसाब कितना ज़्यादा बड़ा है ये नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे आरबीआई इजी स्टॉक्स फॉर एआरसीज टू सेटल बोरोवर ड्यूज। अब एआरसी क्या होती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है। एक एग्जांपल अगर दे तो NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। बेसिकली इसका काम क्या होता है कि अगर कोई बैंक है जिसने लोन दिया है और वो लोन को रिकवर नहीं कर पा रहा है और वो एनपीए हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग a lot of amount of time, money and manpower in order to recover that amount, it is very cumbersome and बहुत resource taking है। So it's better to sell that particular bad loan to an ARC and in return get an amount, मतलब at a haircut। अगर आपको मान लो कि आपने 100 करोड़ का लोन लिया था, 50 करोड़ तो उसने दे दिए अपना EMI करके या फिर इंस्टॉलमेंट करके, उसने 50 करोड़ दे दिया, आपने 50 करोड़ रिकवर कर लिए। अब बाकी का 50 करोड़ बचे। अब आप उस पर सोच रहे हो कि मैं इसमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा, मैं ऑलरेडी अगर लगाऊंगा तो मैं 20-25 करोड़ रुपए लगा चुका होगा और मेरे को इससे बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि दे भी पाएगा नहीं दे पाएगा। इसको इतना ढूंढो, फिर उसको कन्विंस करो, फिर उसके ऊपर अब केस वगैरह करो, लीगल हियरिंग्स होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग जाएंगे। सो इट्स बेटर टू सेल दैट पर्टिकुलर 50 करोड़ रुपी ऑफ बैड लोन टू एन ARC। अब ARC को जब उन्होंने 50 करोड़ रुपए का बेच दिया तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए का बोल दिया कि ये मेरा लोन है 50 करोड़ रुपए में रिकवर नहीं कर पा रहा, आप ये मेरे से खरीदो। अब जो ARC है वो उसको 50 करोड़ का नहीं खरीदा, वो बोलेगा देखो भाई मुझे भी अपने रिसोर्सेज वगैरह लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं वो सारे झंझट अपने सर ले लूँगा, अभी मैं आपको 25 करोड़ दे देता हूँ इसके, ठीक है। तो बोलेगा चलो ठीक है, मेरे को ना मेहनत लगानी पड़ी बैंक को, ना उसको टाइम लगाना पड़ा, ना उसको ज़्यादा पैसे लगाने पड़े, ना उसको मैन पावर लगानी पड़ी। अब वो अपना सोनली जो फोकस है अपना आगे का बैंकिंग वो उस पर फोकस कर सकते हो, उसको फालतू ही सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं, तो 25 करोड़ की डील अपने पास ले लेता है। अब बात करते हैं ARC क्या करेगा। अब ARC ने 25 करोड़ रुपये में खरीद लिया है वो लोन जो 50 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू थी, मतलब 50 करोड़ रुपए उससे रिकवर करे जा सकते थे। अब ARC जो है वो फुल फ्लैश्ड अपनी मेहनत वगैरह करेगा और उसके पीछे लगेगा और सारे केस वगैरह करने के बाद अपना वो 50 करोड़ रुपया अच्छे से अवेल कर लेगा, ये उसका माइंड सेट रहेगा। तो उसको
25 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट हो गया, ठीक है, 25 करोड़ का उसने खरीदा था वो लोन जिससे वो 50 करोड़ रुपए रिकवर कर सकता है। अब उसके रिसोर्सेज वगैरह लगेंगे तो डेफिनेटली वो भी 50 करोड़ ना तो से 35 करोड़ भी अगर रिकवर करेगा तो उसको भी तो 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो गया। और इन केस अगर सारी इंस्टॉलमेंट निकल जाता है तब तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सरकार भी बोलते हैं कि कोई कुछ भी नहीं कर सकता, अब तो इंस्टॉलमेंट या बैंकरप्ट हो गया तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इन वेरी अदर लोन्स जो है गवर्नमेंट जो है वो भी अपनी कैपिटल गारंटी देती है, तो उसमें सरकार जो है वो पैसे डाल देगी। तो दिस इज हाउ दिस होल स्ट्रक्चर वर्क्स। तो इस पे बैंक के पैसे बचे, बैंक का टाइम बचा और थोड़ा सा डिस्काउंट में आपको पैसे भी मिल गए। तो इट्स सिमिलर टू द ट्रेड्स कंसेप्ट, जो ट्रेड रिसीवेबल एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर भी तो यही होता है कि हाँ आपने किसी को पैसा, किसी को सामान भेजा और आपने बोला कि चलो ठीक है आप 3 महीने बाद पैसे दे देना, तो उसने क्या करा, आपको एक बिल रिसीवेबल दे दिया कि ठीक है आई विल पे यू दिस अमाउंट आफ्टर 3 मंथ्स। बट अगर आपको एक हफ्ते बाद ही एकदम से पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप जाओगे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे आप किसी को बेच दोगे और बोल दोगे कि यार मेरे को ना उससे 3,000 रुपये लेने थे लेकिन 3 महीने बाद मिलेंगे, तो मेरे को तो अभी चाहिए, तो एक काम करो आप 2,500 रुपये मेरे को दे दो, कौन लेगा ये मेरा बिल रिसीवेबल। तो किसी ने बोल दिया हाँ मेरे को दे दे, मैं तेरे को 2,500 रुपये दे देता हूँ और मैं 3 महीने बाद उससे 3,000 रुपये ले लूँगा। तो उसके भी फायदे और बायर के भी फायदे और आपके भी फायदे कि अभी आपको इमीडिएटली जब जरूरत थी तो आपको ही पैसे मिल गए। तो दिस इज हाउ द ARC's कंसेप्ट एंड NPA कंसेप्ट एंड ट्रेड्स प्लेटफॉर्म वर्क्स। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्क होगा वर्क्स भी होगा, ठीक है, प्लूरल है, 3-4 चीज़ों के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर्मर RBI के जो डिप्टी गवर्नर है MK जैनसन, ही इज गोइंग टू हेड द पैनल ऑन बैंक लाइसेंस। इसमें सिर्फ वही नहीं और भी बहुत सारे लोग हैं, 5 लोग हैं जिसमें अलग अलग वो कुछ लोग RBI की पहले फॉर्मर मेंबर्स हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ लोग PFRDA से भी और अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी से भी है। बट बेसिकली इस पर देखा जाएगा कि कौन, जब ये रिसेंटली कोई अगर बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन रही है तो उनको अच्छे से देखना और उनको देखना ये इंश्योर करना कि क्या एवरीथिंग इज इन ऑर्डर और नॉट एंड इफ दे आर एलिजिबल टू बी गिवन अ बैंक लाइसेंस और नॉट। बिकॉज लास्टली हम देखा जाए तो शायद इंडसइंड बैंक को मिला था बैंक लाइसेंस टू बी अ यूनिवर्सल बैंक और उसके बाद से मेरे ख्याल से किसी भी और बैंक को लाइसेंस नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे गवर्नमेंट प्लान्स टू रीपर्चेज बॉन्ड्स वर्थ ₹20,000 करोड़। तो इससे मेरे को दोबारा याद आता है कि हमने रिसेंटली जो डिस्कशन करी थी कि अभी RBI ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग हुई थी उसको उन्होंने CRR को डिक्रीज करा था और रेपो रेट को डिक्रीज नहीं करा था। तो ऐसा क्या हुआ था कि CRR को डिक्रीज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा जो MPC को रिड्यूस करने से नहीं होगा, या फिर CRR को रिड्यूस करने से कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि MPC को रिड्यूस, जो कि पॉलिसी रेट को रिड्यूस करके पड़ सकता था। तो ये हमने बहुत एक अच्छी डिस्कशन करी थी, आई होप आपको पसंद आई हो। तो उसी के ये लाइन्स पे यहाँ पर एक और न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रीपर्चेज बॉन्ड्स ऑफ 20,000 करोड़ रुपीज़। अब वो रीपर्चेज कर रही है, मतलब अगर आप किसी से कोई सामान लेते हो तो आप उसके बदले में पैसे देते हो, तो अगर गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रीपर्चेज समथिंग सो इट मीन्स दैट इट इज गोइंग टू इन्फ्यूज मनी इनटू द मार्केट, राइट। तो उससे क्या होगा, जो मनी की जो लिक्विडिटी है वो ज़्यादा इन्फ्यूज हो जाएगी मार्केट में, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या महंगाई बढ़ेगी, बी वन ऑफ द रीजंस। बट यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अभी हमें GDP की ग्रोथ भी तो बढ़ानी है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि जितने भी हमारे मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, खुद RBI हो गया, NSO हो गया, SBI हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, इन सभी ने जो हमारी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है वो डिक्रीज कर दी है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, अभी भी स्टिल इट्स वेरी पॉजिटिव है, वे अबव द ग्लोबल एवरेज, बट स्टिल क्योंकि डिक्रीज हो गई है तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता कि यार अच्छी चीज़ चल रही थी वो वापस से डिक्रीज हो गई है। तो इन ऑर्डर टू रिकवर दैट ग्रोथ वी आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज मोर liquidity into the market so that people can generate more economic activities which will lead to the growth of the economy और GDP का नंबर इसी से ही बढ़ेगा। लेकिन इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन अभी तो हमारा क्या कंट्रोल्ड कह सकते हैं थोड़ा सा है ही, और अभी रिसेंटली हमारे पास दोबारा से डेटा आने ही वाला है कि एग्जैक्टली इस बार क्या इन्फ्लेशन क्या रहेगा जनवरी का, और उसके बेसिस पर ही देखा जाएगा कि हमारी उससे एक्चुअली पहले ही आ जाएगा हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की जो फरवरी वाली जो मीटिंग है वो भी हो जाएगी, तो हमारे पास उसका भी डेटा तब तक आ जाएगा। अब बेसिकली ये कि अभी जो लिक्विडिटी है बहुत ज़्यादा टाइटन हुई पड़ी है और उसको ही थोड़ा लूज़ करना है, इसलिए यहाँ पर ये जो इन्फ्यूज़ करा जाएगा 20,000 करोड़ रुपीज़ वो इन्फ्यूज़ करा जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्चुअल रेपो रेट ऑप्शन भी हुए थे, वो इसके बारे में भी बात करी थी, उसका भी तो रीज़न यही था कि टाइट बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है हमारी जो बड़ी मार्केट है, तो उसको ज़्यादा थोड़ा लूज़ करने के लिए और भी ज़्यादा कैपिटल हमें इन्फ्यूज़ करना है मार्केट में। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया गया है निक्सी के द्वारा। निक्सी है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बेसिकली इसके अंदर आप खुद का जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसका जो क्या होता है, यू कैन बाय और सेल द ट्रेड्स। सिमिलरली यहाँ पर आप
इंटरनेट को अपने हिसाब से थोड़े टाइम के लिए मतलब अपने पर्सनल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में उसको परचेज कर सकते हो अगर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड्स है तो। बाय द वे कुछ सालों में हम देखना चाह रहे हैं कि 2030 तक आई गेस 100 Mbps की जो स्पीड है, डाउनलोड स्पीड है, वो हम अचीव कर पाए। वो बोलोगे यार 100 Mbps तो नॉर्मली मिल ही जाती है, बट दैट इज योर ब्राउजिंग स्पीड। ब्राउजिंग स्पीड को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड आती है। तो अगर 100 Mbps हम डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें तो इट मीन्स के वी नीड 800 Mbps ऑफ ब्राउजिंग स्पीड, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2030 की यहाँ पर बात करेंगे। INS मुंबई की बात करेंगे तो इंडियन नेवल शिप मुंबई हैज टेकन पार्ट इन द ला पेरोuse मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय फ्रांस। तो ला पेरोuse जो है दैट इज अ प्लेस इन वेल्स, और उसी का ही एक एक्सरसाइज है जिस होस्ट करा गया फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के बारे में। इट हैज एडेड हैदराबाद मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स टू 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट। बेसिकली इस पे देखा जाएगा कि अगर कोई भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, कोई भी अगर नेशनल मॉन्यूमेंट के साथ कोई भी छेड़खानी कर रहे हो, तो क्या आपकी जो छेड़खानी है वो उस मॉन्यूमेंट की हालत खराब नहीं करता है, तो उसको डिग्रेड तो नहीं करता है किसी भी तरीके से। तो बेसिकली टू ओवरलुक और टू वॉच दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इस तरीके से काम करता है। और इसमें हैदराबाद की जो मूसी रिवर है ये उसकी वॉच लिस्ट में आ गई है। अब अगर बात की जाए तो मूसी रिवर जो है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड अ 16 मेंबर कमिटी टू ड्राफ्ट फर्स्ट एवर AI पॉलिसी। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी न्यूज़ है, हमने रिसेंटली इसके बारे में ऑलरेडी 2-3 बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पंकज मिश्रा सर ने एक अपनी बुक रिलीज करी है जिसका नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गैसा। तो अभी वॉर तो का तो अभी भी बॉल चल ही रहा है, बट हाउएवर दे हैव टॉक्ड अबाउट सीज फायर, बट लेट्स सी कि कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड टू रोल आउट UCC बाय द एंड ऑफ जनवरी। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, इफ आई रिमेंबर लास्ट ईयर भी जब इस टाइम के आसपास अभी IBPSPO के रिजल्ट आए थे और फिर इंटरव्यूज स्केड्यूल होने वाले थे, तो उस दौरान भी ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक बड़ी क्वेश्चन था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अंतर्गत बेसिकली आप किसी भी रिलीजन से, रीजन से, कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप सभी के लिए जो रूल्स होंगे वो एब्सोल्युटली सेम होंगे। कई बोर्ड पे ये एथिकल भी होता है, कई बोर्ड पे ये अनएथिकल भी होता है। मुझे इससे बाहुबली 2 का सीन आ गया कि जब देव से राग को कटघरे पे खड़ा किया जाता है तो वो बोलता है जो राणा दग्गूबली होता है कि न्याय जो है वो सबके लिए सेम है, रूल सबके लिए सेम है। तो फिर वो बोलता है कि सबके लिए सेम नहीं होने चाहिए, वो गर्भवती है तो उसको नहीं होना चाहिए ना उसके लिए सेम, उसके लिए थोड़ी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से लाइन नहीं होनी चाहिए, तो दैट इज रॉन्ग, उनके लिए होनी चाहिए, राइट। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सभी के लिए सेम अब हो या ना हो, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन बेसिकली रिलीजन, कास्ट या कम्युनिटी, सभी के लिए सेम होना चाहिए। तो इसमें जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस है उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे कि एज वगैरह की बात तो हम नहीं कर रहे, वो दैट्स अ डिफरेंट एग्जाम्पल। बट यहाँ पर भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं ठेस ना पहुंचे तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर रिलीजियस को हटाई दिया जाए तो हम सारे हैं तो ह्यूमन बींग्स ना, तो कई मतलब ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है। तो आप इसका ज़रूर मेरे को अपने थॉट्स बताना, तो इसके बारे में कॉल हेल्दी डिस्कशन होगी। तो इससे क्या होगा, हमारे थॉट्स प्रवोक होंगे। जब थॉट्स प्रवोक होते हैं तो हम अलग डायमेंशन में सोच पाते हैं, तो हमारे हम एज अ ह्यूमन बीइंग और भी ज़्यादा विकसित हो पाते हैं, जस्ट लाइक पोकेमॉन हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करेंगे लुइस हैमिल्टन सर के बारे में। तो ये पहले मर्सिडीज़ की टीम की तरफ से खेलते थे फॉर्मूला 1 रेसिंग, एंड अब ये खेलने वाले हैं अपनी ड्रीम टीम फरारी की ओर से। नेक्स्ट बात करेंगे डोनाल्ड ट्रम्प सर के बारे में। तो ही हैज फाइनली टेकन ओवर द सीट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। That's it from my side. If you want to add something more, then do let me know in the comment section. Apart from that, you can check out our Telegram channel, The Cool School. उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको उसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सबका एक क्यूरेटेड जगह मिल जाएगी, जहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो और आपस में डिस्कशन भी कर सकते हो। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक नीड्स है उसको भी यहाँ पर एड्रेस कर सकते हो इन द डिस्कशन ग्रुप, एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प यू आउट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे कल, तब तक के लिए आई एम प्राउड ऑफ यू।